आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 7-8 घंटे के अंदर इस इकोनॉमिक्स के पूरे बेसिक्स को अपन क्या करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियस है मैं लिखाऊंगा तो यहाँ पे हूँ नहीं, तो क्या करोगे बाद में घर जाके आराम से वीडियो से सारी चीज़ों को क्या करोगे, नोट डाउन करते चलना है ना। कॉपी बना लेना एकदम फ्रेश। आज मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, लेकिन कल से अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10-12 साल में पूछे वो सबको यहीं पर डाल दें। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए हमको बेसिक बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी बेसिक बुक्स यहाँ पर क्या रहती है, एनसीईआरटी। बहुत सारे लोग बोलेंगे संजीव वर्मा पढ़ो, रमेश सिंह पढ़ो, ये सब फालतू कचरा पढ़ोगे तो पूरे समय वही पढ़ते रह जाओगे और बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। क्लास 12 की एनसीईआरटी है, उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस अगर वो बुक जो अच्छे से पढ़ लेता है उसका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लास 11 की भी एक बुक है, उसका नाम है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको सेल्फ से कर लेना, उसको पढ़ाने वाला ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, खुद से पढ़ते जाओगे पता चलते जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, लेकिन अगर अपन एक बार उसको क्लास में कर लेंगे देन इट इज़ वेरी इजी टू रीड इट एंड अंडरस्टूड इट। तो अगर हम लोग देखें क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उसमें टोटल कितने चैप्टर दिए हुए हैं, 6 चैप्टर। अच्छा, क्लास 12 में 2 बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। बट अगर मैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसमें टोटल कितने चैप्टर दिए हुए हैं, 6 चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर को पढ़ते से आपको समझ आते जाएगा, डायरेक्ट ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले आपको बताएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जो चैप्टर 1 है वो बाकी 5 चैप्टरों का क्या है, इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ अदर 5 चैप्टर। चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। ये जीडीपी वगैरह क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं। सारी मेथोडोलॉजी को कहां सीखेंगे अपन, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 क्या है, मनी एंड बैंकिंग। इसमें आरबीआई की सारी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स आ जाते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। तो जो भी बेसिक्स हैं वो सब कहां पर आ जाते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 तो क्या है, काफी डिटेल में ऐसा है कि हम लोगों के ज्यादा काम का नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह के काम का है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स दिए हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ वो डील करेंगे कहां पर, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाम क्या है, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट होते हैं, सारी चीजों को काफी डिटेल में 1 घंटे में अपन डील कर लेंगे कहां पर, गवर्नमेंट बजट में। चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या थी 1991 में, जो अपन ने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे उसकी क्यों जरूरत पड़ी थी, वो सारी चीजों को अपन कहां डील करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। समझ में आया इंट्रोडक्शन क्या है। चैप्टर बड़े इजी है, अभी नहीं भी समझ में आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बजट, मनी बैंकिंग, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। डोंट वरी, जब उनके इंडिविजुअल चैप्टर में आएंगे तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी हम लोगों को। आज हम लोग मेनली किस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लास 12 में 2 एनसीईआरटी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है। तो देखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है, देखना इकोनॉमी की बात करता हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में हम लोग मेनली फोकस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे। किस पे फोकस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, और कैसे एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। भाई इकोनॉमी में कौन कौन होता है, कोई बता सकता है। एक तरफ फर्म होती है जिसको हम बोलते हैं जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, और दूसरे तरफ कौन होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, हम लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कंजम्पशन का काम वगैरह करते हैं। देखो, फर्म करती है प्रोडक्शन और हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन। लेकिन जब हम कंजम्पशन करते हैं तो बदले में फर्म को क्या देते हैं, पैसा। तो फर्म और प्रोडक्शन करती है और हम लोग और कंजम्पशन करते हैं, तो ये पूरा एक क्या चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। क्या मतलब होता है उसका, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अब स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब देखना, पहले चलता था बिफोर 1929। अभी बताऊंगा कि 1929 मैंने डेट फिक्स क्यों करी। 1929 के पहले क्या सब्जेक्ट चलता था, उसको बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, इसका एक्सपेंडिचर बिहेवियर कैसा है, समझ रहे हो, इसके पास जॉब है या नहीं, ये एम्प्लॉयड है या नहीं, समझ रहे हो। ये क्या कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा हूं।
लेकिन 1929 में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद एक नए सब्जेक्ट का जन्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन एग्रीगेट्स। अब मैं बोल रहा हूं इसकी इनकम नहीं, मैं बोल रहा हूं नेशनल इनकम। तो किसी एक इंडिविजुअल की इनकम हुई क्या, नहीं। देखना मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से बड़ा अलग हो सकता है ये खर्चा नहीं कर रहा हो, ये रिसेशन लाना चाहता हो, लेकिन आप सब लोग खर्चा कर रहे हो तो रिसेशन ला पाएगा क्या, नहीं। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर पूरे नेशन के बिहेवियर से अलग हो सकता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम की। हम स्टडी करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब मंदी। तो महंगाई या मंदी किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से तय होती है कि नहीं। अगर ये अकेला खर्च नहीं कर रहा है तो शायद ये मंदी लाना चाहता, लेकिन अगर आप सब बहुत खर्च कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो इंडिविजुअल का बिहेवियर पूरी कंट्री एज अ होल के बिहेवियर से क्या रहता है, अलग होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स मतलब एज अ होल की स्टडी करते हैं। ये चीज समझ में आई। अब उसमें हम लोग पढ़ते क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो क्या मैं एक इंडिविजुअल पे फोकस करता हूं, आंसर इज नो, मैं सब पे फोकस करता हूं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज लेकर आती है तो गवर्नमेंट किसको टारगेट करती है, सभी लोगों को टारगेट करती है। दैट मींस गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें अपन चैप्टर नंबर 4 में डील करेंगे। नेशनल इनकम, जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो क्या मैं एक इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं। मैं सब लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया उसको सब एडिशन करके कुछ करूंगा, तो अगेन मैं किससे डील कर रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जब मैं जनरल प्राइसिंग की बात करता हूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड क्या होती है, तो ये सब क्या होता है, क्या इंडिविजुअल के बिहेवियर से तय हो रहा है, नहीं। महंगाई और मंदी किससे तय होती है, सारे लोगों के बिहेवियर से तय होती है, राइट। मनी की मैं बात करता हूं कि रोल ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, तो ये सब भी क्यों करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी किसको टारगेट करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को टारगेट करती है। और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह की। अगर भाई $1 बराबर 80 रुपए है तो ये कौन ने डिसाइड किया, इसकी क्या मेथड थी, इसकी क्या हिस्ट्री थी, ये कैसे डिसाइड होता है, तो वो सारी चीजों को हम कहां डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब अगर हम लोग विदेशों से ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को कुछ डॉलर देना पड़ता होगा, है ना। अगर हमने कोई चीज बाहर भेजी तो हमको डॉलर मिलेगा, और हमने ऑयल खरीदा तो हमको डॉलर देना पड़ेगा, तो हमको डॉलर का भी हिसाब रखना पड़ता है, तो वी कॉल इट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो सारी चीजें हम कहां डील करेंगे, चैप्टर नंबर 6, दैट इज लास्ट चैप्टर। तो समझ में आया मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, और एग्रीगेट्स का मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो अभी तक आपको समझ में आ ही चुका होगा। सबसे पहले वो सबसे बढ़िया उसका सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है तो किसी इंडिविजुअल को फोकस करती है क्या, नहीं। बजट आता है तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करें, पॉलिसी कैसे बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हो उसमें मुकेश अंबानी छूट जाए, हो सकता है ना, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस क्या रहता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन को एटलीस्ट हम क्या करें, कवर करें। तो अगेन गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो एग्रीगेट्स को फोकस करना चाहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट थ्रू इट्स डिफरेंट पॉलिसीज इनकम को क्या करने की कोशिश करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टैक्स के थ्रू करती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखना, कुछ टैक्स ऐसे रहते हैं कि बोले आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख, गवर्नमेंट बोलेगी कोई टैक्स नहीं चाहिए। इससे पूछा कितनी इनकम है, बोले 10 लाख, तुम 5% टैक्स देना। बोले उससे पूछा कितनी, 50 लाख, बोले तुम 20% टैक्स देना। मुकेश अंबानी से पूछा कितनी इनकम है, बोले 2-3 लाख करोड़ रुपए कमाता हूं मैं। उससे क्या बोला, बोले तुम 40% टैक्स देना। तो गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अमीर लोगों से टैक्स ज्यादा ले रही है और बदले में उसको फिर वो क्या करेगी, रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी थ्रू डिफरेंट स्कीम टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ रहा। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, मॉनेटरी प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट मैटर रहता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मतलब महंगाई कैसे आती है, मंदी कैसे आती है। सो इसमें अगेन रोल ऑफ सेंट्रल बैंक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक डिफरेंट पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी सिचुएशंस को देखता है और एडवर्स कंडीशंस को आने से रोकता है। लास्ट उसका क्या है, इंटरनेशनल कंपैरिजन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जब नेशनल इनकम वगैरह निकालते हो, जीडीपी कैलकुलेट करते हो, सो इससे आप अपनी कंट्री कहां स्टैंड करती है उसको बाकी कंट्रीज के साथ क्या कर पाते हो, कंपेयर। बोले व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया, बोले 1,70,000 करोड़ रुपीस। बोले व्हाट इज जीडीपी ऑफ अमेरिका, तो आप इजीली कंपेयर कर पा रहे हो ना, बिकॉज यू हैव अ फिक्स नंबर। लेकिन अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करता तो मैं क्या बोलता कि तिलक की सैलरी क्या है, तो फिर तिलक की सैलरी को किससे कंपेयर करूं, समझ रहे हो।
मैं इंडिया की सैलरी नहीं बोल रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल से मैं कंपैरिजन कर पाता क्या? नहीं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ने हमको बताया कि आप क्या करो, पूरे के पूरे इंडिया की सैलरी निकालो, इंडिया की जीडीपी निकालो, इंडिया की नेशनल इनकम निकालो और उसको दुनिया के साथ कंपेयर करो, देन यू विल हैव इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब अगर बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना कर रहे हैं, इसके मैंने एक डेट बताई थी, दैट इज 1929। उसके पहले क्या चलता था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो देखना, तो सवाल उठता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो इसका जन्म कैसे हुआ और क्यों हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? सो देखना, बिफोर 1929, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1929 के पहले की बात कर रहा हूं। 1929 के पहले एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम क्या था? कोई बता सकता है? एडम स्मिथ। उनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की एक बहुत फेमस थ्योरी थी, उसका नाम किसी को पता है? दैट इज क्लासिकल थ्योरी। एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दे रखी थी? क्लासिकल थ्योरी। अब एडम स्मिथ बताते थे, एडम स्मिथ मोस्टली फोकसेस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये किस पे फोकस करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये किस पे फोकस कर रहे थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल पे फोकस करना है। हाँ, सो एडम स्मिथ बोलते थे, देखो इकोनॉमिक्स का एक ही पर्पस होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, यही बोल सकते हैं हम। इकोनॉमिक्स में पैसे के टर्म्स में सारी चीजों को देखा जाता है। पर्पस क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी हो, ज्यादा से ज्यादा नेशनल इनकम हो, ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल इनकम हो, यही बोल सकते हैं। एडम स्मिथ बोलते थे कि किस पे फोकस करो आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब किस पे फोकस करो? इंडिविजुअल पे। और हर इंडिविजुअल को किस पे वर्क करना चाहिए? तो ये बोलते थे अपने किस पे वर्क करो? सेल्फ इंटरेस्ट। बोले सारे इंडिविजुअल को किस पे वर्क करना चाहिए? अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट। बोले दूसरों की चिंता छोड़ो, सब सिर्फ किस पे वर्क करो? अपने सेल्फ इंटरेस्ट। अगर गजेंद्र अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करेगा, दीपक अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करेगा, तिलक अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करेगा, या शुभम अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करेगा, हर आदमी अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करेगा तो पूरी इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्ट में ही तो वर्क करेगी, बोल सकता हूं ना मैं, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और अगर सब लोग अपना अच्छा करेंगे तो फिर देश का भी तो अच्छा ही होगा ना। तो ये कौन बोलता था? एडम स्मिथ। लेकिन देखना, अब इसमें अगर बात करी जाए व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट और द मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट कैसा था? मिनिमम। क्या हो? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क कर पा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, एजुकेशन दे पा रहे हो, यू हैव द जॉब। लेकिन क्या हो उस गरीब का जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्या वो बच्चों को स्कूल भेज पाएगा? तो क्या वो उसके सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क कर पाएगा? तो क्या ऐसी कोई संस्था है जो उसकी मदद करने आ पाएगी? क्या गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट एजुकेशन दे सकती है? नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? नहीं, बिकॉज रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मिनिमम। सो यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम सबसे पहली बार कब आई? 1929। 1929 में क्या आया? द ग्रेट डिप्रेशन। क्या आया 1929 में? द ग्रेट डिप्रेशन। अब अगर कोई पूछता व्हाट इज दिस द ग्रेट डिप्रेशन, सो ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। ग्रेट डिप्रेशन कहां आया था? सबसे पहली बात तो ये यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में। कहां पर आया था ये? यूएसए और यूरोप में आया था। अब ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था? देयर वाज ह्यूज फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या हो गया था? अचानक से गिर गया था। आउटपुट का गिरने का मतलब समझना, इकोनॉमी में कौन होती हैं? फर्म्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर। फर्म्स मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, जिसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन मतलब वो क्या देती हैं? आउटपुट। अब आउटपुट वो क्यों देती हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये पेन की कंपनी है, तो ये पेन का आउटपुट क्यों दे रही है? बिकॉज देयर इज डिमांड ऑफ दिस पेन। इस पेन की मार्केट में डिमांड है, इसलिए इस पेन की कंपनी इस पेन को बना रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन के समय डिमांड क्या हो गई? डिमांड क्या हो गई? गिर गई। अगर डिमांड गिर जाएगी तो जो फर्म में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम हाउस होल्ड बोलते हैं, भाई फैक्ट्री में कौन काम करता है? आप लोग ही तो काम करोगे। तो अगर डिमांड कम हो गई तो वो फैक्ट्री इस पेन को कम बनाएगी। अगर ये पेन का प्रोडक्शन कम होगा तो फिर अब काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। सो अगर डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ेगा, बोल सकते हैं। सो यहां पर क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बढ़ता है। अब देखना, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अब आप लोग सब बेरोजगार हो गए, तब आप जो बचे कुचे लोग पेन खरीद रहे थे वो भी पेन खरीदेंगे क्या? नहीं। तो अब ये डिमांड क्या होगी? और कम होगी। और अगर डिमांड और कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। सो द Great Depression was the time period between 1929 to 1933 when there was huge fall in the level of output and employment. Employment भी गिर रहा था या फिर unemployment बढ़ रहा था, बोल सकते हैं हम लोग, इजी है। Demand of goods was low.
अब देखना, इस समय जब डिमांड ऑफ गुड वॉज लो, गुड्स मतलब चीज वस्तुएं जो आप यूज करते हो, अगर उसकी डिमांड लो है तो गवर्नमेंट कुछ कर पाई क्या इस समय पे? नहीं। क्यों? क्योंकि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या बताता है एडम स्मिथ? रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती है। आज के समय अगर डिमांड लो होती तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है? हाँ, बजट बनाती है, बोलती चलो डिमांड लो है हम खरीदेंगे। बोले क्या है? बोले मार्केट में पैसा नहीं है, बनाओ सड़कें, हम पैसा दे रहे हैं उधार ला ला के, यही होता है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। चैप्टर 3 में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसका मतलब समझ में आया। व्हाट इज दिस ग्रेट डिप्रेशन? अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया? 3% से लेके 25% हो गया। मतलब अराउंड 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए बिकम्स अनएम्प्लॉयड। और इसमें गवर्नमेंट कुछ भी कर पा रही थी? नहीं कर पा रही थी। इसके बाद आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इट फोर्स्ड द पीपल और द इकोनॉमिक्स टू थिंक अबाउट अ न्यू सिस्टम। बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या एडम स्मिथ की थ्योरी अब कहीं ना कहीं क्या कर रही थी? फेल कर रही थी। उनको मजबूर होना पड़ा एक नए सिस्टम की ओर जाने के लिए, एक नई थ्योरी को सोचने के लिए। और तब क्या जन्म हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्मदाता कौन है? उसका नाम है नहीं, अरे बेटा कार्ल मार्क्स ने तो लजवाया था। तुम क्या कार्ल मार्क्स? जॉन मीन्स नहीं, जॉन मेनार्ड कीनीज। क्या नाम है उसका? जॉन मेनार्ड कीनीज। एंड ही वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ध्यान रहेगा। सो इसने क्या किया? इसने बोला कि अब से आप इंडिविजुअल पे फोकस करना बंद करो। और इसने अपनी नई थ्योरी दी। जैसे इसने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल थ्योरी। तो जॉन मेनार्ड कीनीज ने अपनी नई थ्योरी दी, नाम था द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। कौन सी थ्योरी दी इसने? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। और इसने क्या बताया कि अब हमको क्या करना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ के किसको अडॉप्ट करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जहां पर गवर्नमेंट का भी रोल होगा। अगर मान लो गवर्नमेंट होती उस समय, कब? 1929 में गवर्नमेंट का रोल अच्छा खासा होता। अगर डिमांड गिर जाती तो गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थ्रू इट्स बजट या मॉनेटरी पॉलिसीज। यही करती। बोले डिमांड लो है तो गवर्नमेंट क्या करती? बोले लोगों को सस्ते लोन दो कि ताकि ये कार वार और खरीदना शुरू कर दें। अगर लोग कार खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो फिर तो लोग खुद ही सक्षम हो जाएंगे और खरीदने लगेंगे। तो क्या मंदी की सिचुएशन आएगी? सो ग्रेट डिप्रेशन में जो रिसेशन आया था उसको रोका जा सकता था अगर किसका रोल होता? तो गवर्नमेंट का रोल होता। तो समझ में आया? सो इसलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहां शिफ्ट कर जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। समझ में आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ? व्हाट इज दिस ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929? इजी था। ग्रेट डिप्रेशन आया कहा था? यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में। ऑब्वियसली हम लोगों के यहाँ उस समय ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। हम लोगों के यहाँ ये डिमांड सप्लाई के खेल अब चालू हुए हैं, क्योंकि पहले अर्लियर इंडिया वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट? एग्रीकल्चर पे इतना फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो सीधे अकाल पड़ते थे। बोले कितने लाख लोग मर गए? बोले 30-35 लाख मर गए। बोले अनएम्प्लॉयड तो पहले से ही थे वो। अब क्या हुआ? डायरेक्ट चले ही गए, दुनिया छोड़ के चले गए। समझ में आ गया सभी को? अब इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करते हैं, सो इकोनॉमिक्स डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब चीज वस्तुएं जो आप उपयोग करते हो, पेन, रिमोट, टीवी, कैमरा वैमरा, एसी वेसी, ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? गुड्स। सर्विसेज मतलब, सर्विसेज भी एक तरीके से ऐसी, देखो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो गुड्स एंड, बंद करो उसको। इकोनॉमिक्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज से हम डील करते हैं, सबसे पहले तो उसकी क्या होना चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू। अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसको हम इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? गुड्स का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, दैट आर टेंजिबल, दैट कैन बी टच्ड। बोल सकते हैं जैसे पेन क्या है, रिमोट क्या है, स्मार्ट बोर्ड क्या है, कैमरा क्या है, एसी क्या है, बेंच टेबल क्या है, बैग क्या है, मोबाइल क्या है। दीज आर गुड्स बिकॉज यू कैन टच देम। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज दिस? सर्विसेज, बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, इट इज इनटेंजिबल। डॉक्टर के पास गए कंसल्टेशन करने, डॉक्टर ने फीस तो ले ली आपसे, लेकिन उसने आपको कोई ऐसी चीज नहीं दी बदले में जिसको आप छू के घर ले जाओगे। कंसल्टेशन को आप छू नहीं सकते हो, लेकिन उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो। बोल सकता हूं मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, जो मैंने बोला आपको, आप उसको ये नहीं कि पैक करके घर ले गए, लेकिन आपने उसके बेनिफिट्स को एंजॉय किया, कुछ ना कुछ लर्निंग्स आपको मिली। सो गुड्स आर दोस विच कैन बी टच्ड और आर टेंजिबल, जिनको छू सकते हैं, एंड सर्विसेज आर दोस विच कैन नॉट बी टच्ड, दे आर इनटेंजिबल। सो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब समझ में। अब इकोनॉमिक्स में मैं केवल वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करूंगा जिसकी क्या है? मॉनिटरी वैल्यू, पैसे में वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को मुफ्त में पढ़ा रहा हूं तो फिर वो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करूंगा? नहीं।
आपकी मम्मी लोग घर में फ्री में काम करती हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक्स में योगदान दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे लेती हैं क्या आपसे? नहीं। लेकिन अगर आपकी मम्मी कहीं बाहर जॉब करती हैं और वहां पर वो चार्ज करती हैं, तो फिर वो इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। हाँ, तब वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में काउंट होगा और वो हमारी जीडीपी में भी हम लोग जोड़ेंगे। अब ये जीडीपी क्या होता है, बस नेक्स्ट चैप्टर उसका ही है, आ जाएगा एक दिन बाद। समझ में आया? इजी है? किसी को कोई डाउट? अब अगर मैं बात करूं कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, अपन देखा इकोनॉमिक्स में क्या है मेन पर्पस अपना, गुड्स एंड सर्विसेज। बोले हमको करना क्या है, इकोनॉमिक्स को रन करना है तो थोड़ी सी महंगाई जरूरी है, बोल सकते हैं। देखो मंदी अभी हमने देखी, कौन से में देखा था? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्या था बोलो? ग्रेट डिप्रेशन में क्या आई थी? मंदी। मंदी में क्या होता है? मंदी में डिमांड लो हो जाती है, लोग डिमांड नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो वो लोगों को बाहर निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। सो रिसेशन इज, बोले ये चाहिए क्या हमको? नहीं चाहिए। लेकिन अगर देखना महंगाई होगी तो क्या होगा? महंगाई है, बोले ये पेन 10 रुपए का था, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, तो अब ये पेन 10 की जगह कितने में मिलेगा? 12 में। दुकान वाला बोलेगा देख भाई पेन तो अब इतने ही हैं, लेना है तो 12 में ले, अब 10 वर्ष में नहीं दे रहा हूँ, एमआरपी छोड़, नहीं चाहिए तो निकल तू, क्योंकि लेने वाले बहुत सारे खड़े। अब अगर इसकी डिमांड बढ़ गई, फिर से समझना, इसकी डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन क्या होगा इसका? और बढ़ाएंगी कंपनियां। बोले यार इसकी तो खूब डिमांड है, बोले पेन खूब बिक रहा धड़ल्ले से, और नई नई कंपनियां आ जाएंगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन मतलब फर्म, मतलब फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। और अगर लोग बढ़ेंगे तो रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ेगा तो उनको सैलरी मिलेगी, तो वो जो गरीब भिखारी थे वो भी इस पेन को खरीदने के लिए दौड़ेंगे। सो और क्या होगा? और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इकोनॉमी क्या हो जाएगी? फास्ट ट्रैक पे चली जाएगी। मींस सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड, गुड फॉर द इकोनॉमी, बोल सकते हैं हम। सो हमको क्या करना है? हमको देखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं और उनकी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके चलना, बस दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, बोल सकते हैं हम लोग। अब अपन चले गुड्स देखें कितने टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक्स में गुड्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के गुड्स होते हैं। कितने टाइप के गुड्स होते हैं? 4 टाइप के। बड़े आसान है, एक बार में याद हो जाएंगे। पहले का नाम क्या है? फाइनल गुड्स, दूसरे इंटरमीडिएट, तीसरे और चौथे कैपिटल गुड्स। एक सेकेंड रुको। अब देखना, 4 तो गुड्स देख लिए हमने, फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल। अब बड़े आसान है। पहला गुड का नाम क्या है? फाइनल गुड। उसके पिक्चर से ही दिख रहा। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कार, बोले इसमें और कुछ करना बाकी है, डायरेक्ट शोरूम पे जाओ, उठाओ और घर ले आओ उसको चला के। दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। मीन्स इट हैज क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्या अब इसमें और कुछ काम होना बाकी है? नहीं, ये फैक्ट्री के बाहर आ चुकी है, लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर चुकी है? क्रॉस कर चुकी है। इट इज रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फाइनल गुड। कि अब इसमें और कुछ वैल्यू एडिशन बाकी है क्या? जो होना था सब, टायर, बैटरी, कांच वांच सब लग गया, पेंट वेंट हो गया, अब बोले बस चला के घर ले जाओ, पैसे दे के जाओ, हो गया। सो इसको हमने क्या बोला? इट इज फाइनल गुड। It has crossed the line of production and are ready to be used by the final consumer, बोल सकते हैं हम। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। फाइनल गुड्स भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक को बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड और एक को बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये कार कौन सा गुड है इन दोनों में से? फाइनल कंज्यूमर या फाइनल प्रोड्यूसर? कंज्यूमर। क्योंकि कार को आप क्या करोगे? घर लाओगे और कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। क्या ऐसा है क्या कि ये कार और 4 कार बना देगी? नहीं। ये कार कौन सी गुड है? फाइनल कंज्यूमर गुड। पर कुछ ऐसे फाइनल गुड्स भी होते हैं जो रेडी टू यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी मशीनरी, वो क्या करेंगी? वो और कोई ना कोई गुड को बनाने में मदद करेंगी, तो हम उनको क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। दैट आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी मशीन लेकर के आया, मैं क्या लेके आया? ऐसी कोई मशीन लेकर के आया जो किसका प्रोडक्शन कर रही है? इस पेन का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन वो मशीन रेडी टू यूज थी, मैं उसको कंज्यूम भी कर रहा हूं, सो मैं उसको क्या बोलूंगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बोल सकता हूं। और गुड्स मतलब क्या है? चीज वस्तुएं। ये पेन वैन, शर्ट अपनी, घड़ी वड़ी, ये सब क्या है? गुड्स। समझ में आया? सो फाइनल गुड्स का मतलब समझ में आया? फाइनल गुड्स कितने टाइप के थे? 2, फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर मतलब फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में वो काम आने वाले हैं। अच्छा एक बात बताना, ये जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्या इन्होंने भी लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है? हाँ।
वो ऐसी मशीन है जो रेडी टू यूज है, मैं उसको मेरी फैक्ट्री में लाके डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट कर दूंगा और वो क्या करेगी, नए नए गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ गया। सो पहला टाइप का गुड समझ में आया क्या था, फाइनल गुड। दूसरे गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट। नाम से ही पता चल रहा है ये फाइनल बने क्या, अभी बीच वाली स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल इस कार का ये इंजन, तो क्या ये इसने लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है? इसकी अपने आप में अगर आपको कोई बोले ये फरारी का इंजन है, ले लो 2 लाख रुपए में, तो आप लोगे क्या उसको? या बोलेगा चलो 20,000 में ले लो, आप लोगे क्या? क्योंकि अगर ये फाइनल गुड नहीं बना तो इसकी अपने आप में कोई वैल्यू है क्या? नहीं। सो इसका मतलब इट इज विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्ट्री के अंदर है, बाहर आया है क्या? नहीं। और इसमें वैल्यू अभी जुड़ना बाकी है। ये इंजन अपने आप में अकेला कुछ कर पाएगा क्या? जब तक ये कार की बॉडी पे नहीं रखाएगा, टायरों से अटैच नहीं होगा, स्टेयरिंग नहीं लगेगा, जब तक ये इंजन की अपने आप में कुछ भी वर्थ है क्या, वैल्यू है क्या? सिर्फ आवाज कर सकता है और कुछ कर सकता है उसके अलावा नहीं। तो जब तक इसमें और वैल्यू ऐड होके ये फाइनल गुड ना बन जाए, तब तक इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल कार का इंजन हो गया या पेंट हो गया, सिर्फ विंड स्क्रीन जिसको हम कांच बोलते हैं कार का, तो वो सब क्या है, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हैं। या ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड की बोले सिर्फ जो स्क्रीन है, तो क्या स्क्रीन की अपने आप में कोई वैल्यू है? नहीं। स्क्रीन इज एन इंटरमीडिएट गुड। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि इट इज विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड। अभी इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी है। वैल्यू कैसे ऐड होगी? बोले इंजन को पहले बॉडी से जोड़ो, टायर वायर लगाओ, स्टेयरिंग लगाओ, पेंट वेंट करो, कांच वाच लगाओ, तब ये क्या बन पाएगा, कार में तब्दील होगा और तब ये यूज में आ पाएगा और तब इसको कंज्यूमर खरीदेगा। इंजन की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया। तीसरे टाइप के गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बड़े आसान है, दैट आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या बोल रहा हूं मैं, आपकी कुछ जरूरतें हैं, उनको पूरा करने में जो काम आते हैं वो गुड्स क्या है, बोले कंज्यूमर गुड्स। बोले मुझे जरूरत थी एसी की, मैं एसी ले आया, सो एसी इज अ कंज्यूमर गुड्स। डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, मेरी जरूरत क्या थी, बोले गर्मी बहुत पड़ती है, एसी की जरूरत थी, एसी ले आया, काम खत्म। समझ में आया, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड। टीवी लाया हूं मैं, तो टीवी का क्या करूंगा मैं, उसका उपभोग करूंगा, उसको कंज्यूम कर जाऊंगा, धीरे धीरे मार डालूंगा उस टीवी को मैं देख देख के, यही बोल सकता हूं। हाँ, देख देख के मैं क्या करूंगा, उस टीवी को कंज्यूम कर जाऊंगा, मतलब खा जाऊंगा, यही करूंगा ना मैं टीवी के साथ। बेंच टेबल कपड़े ये सब हम क्या करते हैं, दे ऑल आर कंज्यूमर गुड्स, हम इनको क्या करने वाले हैं, कंज्यूम। और समय के साथ ये सब क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, बोल सकते हैं हम। सो दे ऑल आर कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स रेडी टू यूज हैं क्या? हाँ, कपड़े हैं रेडी टू यूज है, एसी है रेडी टू यूज है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी चीजें क्या है ये रेडी टू यूज। अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं दे आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। क्या टीवी और कोई नए टीवी को बना देगा, वो तो कंज्यूम होने के लिए आया, वो आएगा, हम उसको धीरे धीरे मार डालेंगे, बात खत्म। समझ गए। अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहले का नाम क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेबल गुड्स। पहला कंज्यूमर गुड्स कौन सा है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जिसकी एक सर्टेन लाइफ स्पान रहती है, ड्यूरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसी, क्या ये एक दिन में खराब हो जाते हैं, क्या 1 महीने में खराब हो जाते हैं? नहीं। लेके आए हो 2 साल 5 साल 10 साल चलाओगे, एटलीस्ट 1 साल तो चलाओगे ना। अब वो बात अलग है कि फोड़ दिया तुमने टीवी और बोले हो गया इसका काम। यूजुअली ये वो गुड्स होते हैं दैट हैव सर्टेन लाइफ स्पान मोर देन अ ईयर, ड्यूरेबल है, काफी लंबे समय चलने वाले, तो इनको हमने क्या बोला, ड्यूरेबल गुड्स। तो पहला कंज्यूमर गुड क्या हुआ, ड्यूरेबल। इसका दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल। स्पीड से तो नहीं जा रहे हैं अपन। दूसरे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वी कॉल देम सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल तो हैं लेकिन ड्यूरेबल से कम। फॉर एग्जांपल ये भी चलेंगे, जैसे मेरे कपड़े, मैं कपड़े लाया कि इनको एक बार के यूज में फेंक दूंगा मैं, नहीं। लेकिन ये भी नहीं है ना कि 10 साल तक पहनूंगा मैं, समझ रहे हो। टीवी तो आया, बोले 4-5 साल फुर्सत कर गया वो, लेकिन कपड़े आप एकदम इतने लंबे समय पहनोगे क्या, या एकदम फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे क्या, नहीं। सो दे आर सेमी ड्यूरेबल्स लाइक क्रॉकरी, क्लॉथ, शूज, ये सब क्या है, इनका भी एक सर्टेन लाइफ स्पान है बट नॉट लाइक ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जितना नहीं है इनका लाइफ स्पान। जूते हैं, चप्पल है, बोले स्लीपर कितने समय पहनोगे, कुछ होते हैं जो 5-5 साल निकालते हैं, बट मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो सेमी ड्यूरेबल्स मींस इनका भी एक सर्टेन लाइफ स्पान है सेमी ड्यूरेबल्स का, बट लेस देन ड्यूरेबल्स। समझ में आ गया। तीसरे क्या है, नॉन ड्यूरेबल। बोले नॉन ड्यूरेबल मतलब बस एक ही यूज में खत्म। दूध लाया अपन, पिया, खत्म। अब उसको रीयूज कर सकते हो क्या, नहीं। बिस्किट, बिस्किट क्या था, एक फाइनल गुड था,
कंज्यूम होने के लिए आया था, आप खाने ही लाए थे ना उसको, पैकेट खोला खा गए, अब उसका कोई रीयूज है क्या? नहीं है। वो दोबारा यूज हो सकता है क्या? नहीं। या उसकी कोई लाइफ स्पान है क्या? बोले खा लिया उसके बाद निकाल के भी रख दिया, ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉन ड्यूरेबल गुड। वो उसकी क्या है? ड्यूरेबिलिटी नहीं है। बोले बस एक सिंगल यूज में वो क्या हो जाएगा? कंज्यूम, लाइक टी, मिल्क, शुगर, ये सब क्या है? आइसक्रीम, हाँ, जो भी चीजें आपके दिमाग में आती है, दैट आर यूज्ड ओनली वंस, दे आर नॉन ड्यूरेबल, नॉट सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। वो ड्यूरेबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बोले एक दो दिन भी चलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस सिंगल यूज में क्या हो जाने वाले? खत्म हो जाने वाले। और फिर लास्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वी कॉल देम सर्विस। सर्विसेज आर इनटेंजिबल। क्या होती हैं वो? दे आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच बट देयर बेनिफिट्स कैन बी एंजॉयड। आप इनके बेनिफिट्स क्या कर सकते हो? एंजॉय। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, डॉक्टर कंसल्टेंसी, मूवी थिएटर आप जाते हो, है ना, तो ये सब क्या करते हो आप? पिक्चर को घर थोड़ी लेके आ जाते हो, बस देख के आ जाते हो, क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते हो, लेकिन मजे ले सकते हो उसके, राइट? सो इट कम्स अंडर सर्विसेज। ये बहुत बहुत वल्गर लोग हैं, बता रहा हूँ। जिस प्रकार से इनकी हंसी निकल रही है ना, उससे पता चल रहा है। मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ कि याद हो जाए एक बार में, समझ रहे हो? और ये इस प्रकार की हंसियाँ दे रहे हैं। क्या चाहते हो बता दो, समझ में आए? अच्छा, अपन ने देखे टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। उसमें अपन ने पहले देखे फाइनल गुड्स। बोले क्या है ये? दे हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रेडी टू बी यूज, है ना। दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर। फिर इंटरमीडिएट देखे, कार का इंजन, इट इज विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। फिर बोले कंज्यूमर गुड्स देखे, डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बोले ये एसी वेसी है, ये मैंने किसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर? एयर कंडीशन रखा हुआ है। क्या ये एयर कंडीशन को मैं 2-3 साल रख दूंगा तो क्या नए एयर कंडीशन बना देगा ये? नहीं, बिकॉज इट इज कंज्यूमर गुड्स। इसको मैं कुछ समय के बाद इसको भी मार डालूंगा, यही बोलूंगा मैं तो, 4-5 साल में इसको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये क्या थे? कंज्यूमर। कंज्यूमर 4 टाइप के थे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। इजी था। लास्ट टाइप के गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू, बहुत महंगे। बोले फॉर एग्जांपल कोई प्लांट और बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आ गए आप, समझ रहे हो? ये क्या करेंगे? बड़े लंबे समय तो चलेंगे, दे आर ड्यूरेबल्स। बोल सकते हैं एक बार बोले क्रेन व्रेन ले आया, बड़ी मशीनरी क्रेन ले आया किसी फैक्ट्री में, तो एक तो उसकी कीमत कैसी है? दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो, वो दूसरे गुड्स का भी प्रोडक्शन करेंगे, प्लस यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। सो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। मेनली ये किसके काम आते हैं? प्रोडक्शन वगैरह के, काफी लंबे समय चलते हैं और बहुत महंगे होते हैं। हर किसी की औकात नहीं होती कैपिटल गुड्स को खरीदने की, बोल सकते हैं। सो दे आर कैपिटल गुड्स। समझ में आया? अच्छा, कैपिटल गुड्स कौन से हो सकते हैं? इनमें से फाइनल हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? डिपेंड करता है। कैपिटल गुड्स में भी हो सकता है, क्रेन में भी सिर्फ डंडे ही हों उसके, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो फाइनल गुड नहीं बनेगा। समझ गए होगे तुम लोग? बट कैपिटल गुड वो होते हैं, दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। बोले कुछ साल चलते हैं वो। इजी था ये। सो टाइप्स ऑफ गुड्स समझ में आया, डायग्राम से तो इजीली समझ ही जाओगे। ये मैंने क्या बनाया है? दिस इज अ प्लांट। प्लांट मतलब पौधा नहीं, बड़ी फैक्ट्री, फर्म वगैरह जो प्रोडक्शन वगैरह करती है। प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है वहाँ पे। ये एसी है, ये इंजन है, ये कार है। समझ गए? अब फाइनल गुड में रोड वोड को मत कंसिडर करना कि शायद सर पोल बताना चाहते हैं, नहीं, मैं कार ही बताना चाहता हूँ। ईजी था ये, है ना। अब ये सब तो देख लिया, कैपिटल गुड्स वगैरह। अब गुड्स को लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माल की, पैसा। पैसा बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्म की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं। और प्रोडक्शन सेक्टर में कोई भी चीज़ को लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और उस पैसे को हम बोलते हैं, वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब हम किसको देखेंगे? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो तो समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है या कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बड़ा आसान है। इन्वेस्टमेंट मतलब तुम सब लोग समझते हो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है बताओ? इन्वेस्ट करना मतलब क्या है? इन्वेस्ट करना, हाँ, क्या? मनी। अरे एडिशन इन द स्टॉक्स, सीधी बात है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? एडिशन इन द स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी इस इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं क्या करूंगा?
बोले और 10-20 टेबल बेंच ले आओ, एक आध स्मार्ट बोर्ड लगा दो, एक आध कैमरा और ले आओ, माइक ले आओ। व्हाट इज दिस? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हुआ तो पैसे से, बट मैंने क्या करा, स्टॉक बढ़ा दिया। बोले पहले एक ही कैमरा था, आप कितने कैमरे हो गए? 2। एक ही स्मार्ट बोर्ड था, आप कितने हो गए? बोले एक टीवी था, आप कितने हो गए? 2। इट मींस एडिशन इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक। बोल सकता हूं मैं, जो स्टॉक था उसमें मैंने क्या कर दिया? एडिशन। ऑब्वियसली एडिशन करने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब देखना, इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। मतलब स्टॉक में एडिशन में 2 टाइप से कर सकता हूं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता था और मेरे यहाँ पर कितने स्मार्ट बोर्ड थे? 4 स्मार्ट बोर्ड थे, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिस इज एन स्मार्ट बोर्ड, है ना। अब मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट। बोले मैंने 10 लाख रुपए और लगाए और कितने नए स्मार्ट बोर्ड ले आया? मैं 5 और स्मार्ट बोर्ड ले आया। सो अगर मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो मेरे पास कितने स्मार्ट बोर्ड है? 9 स्मार्ट बोर्ड है। क्योंकि मैं कितने और स्मार्ट बोर्ड ले आया? 5। 4 तो पहले से थे, 5 और ले आया। अब कितने स्मार्ट बोर्ड हो गए? 9। मैंने बोला दिस इज माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान देना, जरूरी है क्या कि मेरे पुराने 4 के 4 जिंदा होंगे? हो सकता है उस 4 में से एक स्मार्ट बोर्ड क्या हो गया होगा? मेरा खराब हो गया होगा। सो अगर मैं देखा जाए तो मैंने ओवरऑल नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया? पुराने कितने थे प्लस नए कितने ले आया? तो अब मेरा कितना आया? 8। तो देखा जाए तो यहां पर ये एक जो स्मार्ट बोर्ड है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो यूज एंड समय के साथ वो यूज होता रहा और क्या हो गया? डेप्रीशिएट हो गया। क्या हो गया? वो डेप्रीशिएट हो गया, मतलब खराब हो गया वो। तो बोल सकता हूं, सो अगर मैं देखा जाए तो मैंने नेट इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 8 का। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 9 का। सो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो डेप्रीशिएशन को मैं लिख सकता हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन। यही बोल सकता हूं मैं। अगर मैं डेप्रीशिएशन को जोड़ रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही है ना? समझ में आ रहा है सबको? फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? बड़ा आसान था भाई। मैंने बोले कितने 10 पेन ले आया मैं, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले से 5 थे, 10 और ले आया। कितने पेन हो गए? 15। पर हो सकता हूँ 10 में से कुछ पेन खराब भी तो हो गए होंगे समय के साथ। नॉर्मल वियर एंड टीयर भी तो होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना नॉर्मल यूज पे। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी कार लाया, कार को खूब मैं यूज कर रहा हूँ, दे दनादन उसका मंजन कर रहा हूँ। समय के साथ क्या होगा? उसमें डेप्रीशिएशन। क्या होगा? उसके टायर वायर घिस जाएंगे, बैटरी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, इंजन में डेप्रीशिएशन हो जाएगा और उसमें रेगुलर मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। सो वो जो उसमें रेगुलर मेंटेनेंस है दैट इज डेप्रीशिएशन। लेकिन अगर मैं कार को कहीं भेड़ दूं, एक्सीडेंट कर दूं उसको, तो वो डेप्रीशिएशन है क्या? दैट इज एन एक्सीडेंट। डेप्रीशिएशन मतलब नॉर्मल वियर एंड टीयर पे जो चीजों में घिसाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। समझ में आया? सो व्हाट इज डेप्रीशिएशन? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया सबको? तो नेक्स्ट टॉपिक तो दिया हुआ है डेप्रीशिएशन, तो वो तो तुम समझ ही गए हो व्हाट इज दिस डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ? डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती हैं उनमें क्या रहता है? प्लांट एंड मशीनरी वो लोग यूज करते हैं। सो समय के साथ उनको एक अंदाज हो जाता है कि इतने साल चलने के बाद ये मशीनें क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें इतने फंड की जरूरत पड़ेगी। सो एक अलग से फंड बनाते हैं एंड दे कॉल दैट फंड एज डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। क्योंकि वो फंड उन्होंने किसके लिए रिजर्व कर दिया है? फॉर डेप्रीशिएशन। बोल सकते हैं मुझे पता है कि 50 बेंचें हैं, 1 साल बाद इसमें से 10 बेंचें नहीं रहेंगी क्योंकि आप तोड़ दोगे। बोल सकता हूं सो मैं 10 बेंचों के लिए अलग से पैसा अलग रख दूंगा, करूंगा ना मैं, क्योंकि मुझे पता है 1 साल बाद 10 बेंचें क्या हो जाने वाली हैं? कम। सो दैट इज डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। समझ में आ गया? हम लोग क्या देख रहे थे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक और नाम होता है, वी कॉल इट कैपिटल फॉर्मेशन और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये मैंने बता दिया। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बोले और पूंजी लगा के हमने और कुछ संपत्ति वगैरह बना ली, दैट इज इन्वेस्टमेंट, है ना। 2 टाइप के हो सकते थे, ग्रॉस और नेट। सभी को समझ में आ गया व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? बोले इन्वेस्टमेंट 2 जगह हो सकते हैं, एक हो सकता है फिक्स्ड और एक हो सकता है इन्वेंट्री। अब इस बार मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ? फर्म। जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ फर्म या इकोनॉमी में वर्ड आता है फर्म, इसका मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या करती है? फैक्ट्री इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन सेक्टर। बोल सकता हूँ ये किसका काम करती है? प्रोडक्शन का। अब मेरे पास है फैक्ट्री, मुझे करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले 2 टाइप से होगा, फिक्स्ड या फिर इन्वेंट्री। और जो मेरी फर्म है, जो मेरी फैक्ट्री है, वो क्या काम करती है? किस चीज का प्रोडक्शन करती है?
कार का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है? कार का प्रोडक्शन करती है। अब मैं दो तरीके से पैसा लगाऊंगा। बोले एक पैसा मैंने लगाया और प्लांट को और बड़ा बना दिया, समझ रहे हो, ऐसी ऐसी मशीनें ले आया जिससे नंबर ऑफ कार्स 100 की जगह 500 बना सकूं, 1000 बना सकूं। तो ये मैंने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया? फिक्स्ड। लेकिन देखना, कार बनाने के लिए भी मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, टायर वायर लाना पड़ेंगे, है ना। सो अगर मैं वहां इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। एक इन्वेस्टमेंट किया, एक मशीन थी, बोले 10 कार बनाती थी, बोले अब 2 मशीनें और लगा दो ताकि मैं कितनी कार बना पाऊं? 30 कार बना पाऊं। ये मैंने क्या किया? दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन कार बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल लगेगा, बोल सकता हूं। सो कार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, अगर मैं उस रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आई कॉल इट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ये समय के साथ चेंज हो सकता है। बोले आज मेरी फैक्ट्री में कितनी कारें खड़ी हैं? 50, मैं और माल ले आया 500 कारों का, तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, माल लाया होगा, रॉ मटेरियल, उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट में बदला होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट को क्या बोला? इन्वेंट्री। और सिर्फ फैक्ट्री में मशीनें बढ़ाई तो उसको क्या बोला? फिक्स्ड। या प्लांट बड़ा कर दिया, बोले और बड़ी कर दो फैक्ट्री, क्यों? बोले आने वाले समय में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो फिर कारों की स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगी कार बनने की, तो बोले दोनों इन्वेस्टमेंट करना पड़ेंगे। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब समय के साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, आज कार की फैक्ट्री है मेरे पास, मैं पहले लाया 500 कार बनाने का माल, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करा होगा 500 कार के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। धीरे धीरे मेरा वो क्या होता जाएगा? 500 कारें बनती जाएंगी तो माल खत्म होता जाएगा, फिर मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा, बोले और 50 कार का माल लिया, और 20 कार का माल लिया। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज रिकरिंग। ये क्या आता है? बार बार आता रहता है, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कारें बनती जाएंगी तो माल खत्म होता जाएगा। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक बार प्लांट लगा दिया, सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज लाइक कैपिटल गुड्स, दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू एंड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, बोल सकते हैं। सो ये कैसा रहता है? इन्वेंट्री रिकरिंग, मतलब बार बार सर पे आता है, बोल सकते हैं हम लोग। एकेडमी के लिए रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज लाइक रेंट, हर महीने आता रहता है ना। स्मार्ट बोर्ड रोज आता है क्या? नहीं आता है, तो दैट इट्स लाइक अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, सब समझ गए? ये दोनों इन्वेस्टमेंट के ही नाम है। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं क्या करता हूं? बोले एक स्मार्ट बोर्ड था, 2 और आ गए, तो ये क्या हुआ? एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, और बढ़ गई मेरी कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? अब बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, तो ये स्टॉक है क्या? तो देख लेते हैं 2 वर्ड, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला व्हाट इज द स्टॉक ऑफ व्हीट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने क्या सवाल किया? व्हाट इज द स्टॉक ऑफ व्हीट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बोले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास कितना स्टॉक है? किसका स्टॉक है? गेहूं का। आपने बोला कि उसके पास कितना है? 1000 टन। उसके पास कितना व्हीट है? 1000 टन। लेकिन जब मैंने पूछा स्टॉक कितना है, तो मैंने आज के बारे में पूछा। यही बोल सकता हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि 5 साल पहले, अगले 5 साल बाद कितना होगा। मैं बोल रहा हूं अभी कितना है, बोले इतना है। सो दिस इज स्टॉक। इसको मैंने क्या बोला? स्टॉक। स्टॉक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं। मैंने बोला व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, कितनी है? बोले फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट्स। व्हाट डज इट मीन? दिस इज स्टॉक। आज की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक मीन्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। What is your bank balance now? This is stock. दूसरे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, we call them flow. अब देखना फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो वेरी करते हैं। मैंने बोला what is the strength of class in the last month, तो बोले कभी 10 आए, कभी 5 आए, कभी 25 आए, कभी 35 आए, कभी 40 आए, कभी 20 भी आए। सो ये क्या होते गए? वेरी हो रहे हैं। सो वी कॉल देम फ्लो। क्या हो रहे हैं? वी कॉल देम फ्लो। What is the stock of wheat in Food Corporation of India in the last 10 years? तो ये क्या होते रहेंगे? बोले वो यार कभी 1000 टन रहे, कभी 500 भी हो, कभी 100 भी हो, कभी 50 भी हो, कभी 2000 भी हुए। क्या होता रहा? स्टॉक वेरी करता रहा, तो उसको हमने क्या बोल दिया? फ्लो। सो प्रोडक्शन सेक्टर में भी ऐसा ही होता है, हमेशा चीज़ें क्या करती रहती हैं? वेरी। लेकिन स्टॉक भी होता है, किसी दिन बोले आज कितना पैसा आया, बोले इतना आया। बोले पिछले महीने कितना आया, तो बोले फ्लो में आया। समझ में आ गया? स्टॉक एंड फ्लो सिंपल वर्ड थे, समझना था हमको, हमने समझ लिया। हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या पढ़ना है हमको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बड़ा आसान है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
कि इनकम का फ्लो होता कैसे है। भाई मैं क्या हूँ, हाउस होल्ड। क्या हूँ मैं, हाउस होल्ड। लेकिन मैं हाउस होल्ड तो हूँ, लेकिन साथ में फर्म को भी कौन चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा। हाउस होल्ड का काम होता है कंजम्पशन करना, बोल सकते हैं हम लोग सब क्या करते हैं, कंजम्पशन। फर्म का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना, वो प्रोडक्शन करती है और हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन। लेकिन फर्म के मालिक कौन होते हैं, वो भी तो हाउस होल्ड ही होते हैं, है ना। सो हाउस होल्ड और फर्म में एक बड़ा गहरा रिश्ता है। फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन। सो ये प्रोडक्शन करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है फर्म और यहाँ पर है हाउस होल्ड। फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज। सो वो हाउस होल्ड को क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में हाउस होल्ड इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और जब इसको पेमेंट मिल जाएगा तो ये क्या करेगी, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी और दोबारा किसको देगी, हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। अब देखना यहां पर एक सर्कुलर फ्लो चलेगा। क्या चलेगा, सर्कुलर फ्लो। कैसे चलेगा, देखो अगेन यहां पर क्या है मेरे पास, फर्म, एंड यहां पर मेरे पास क्या है, वी हैव हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड का काम क्या है, कंजम्पशन, और इन लोगों का काम क्या है, फर्म का प्रोडक्शन। इन लोगों का काम क्या है, प्रोडक्शन। फर्म क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, यही करती है। हाउस होल्ड बदले में क्या करेंगे, पेमेंट या फिर एक्सपेंडिचर करेंगे। हाँ, अब लेकिन देखना हाउस होल्ड बदले में और भी काम करेंगे। फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन। फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करती है, कोई भी फैक्ट्री कहीं चलती है तो उसको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 4 चीज़ों की। वी कॉल इट फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं हम उसको, फैक्टर सर्विसेज। सो जब ये प्रोडक्शन करेगी तो इसको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 4। सबसे पहले इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड, ज़मीन की, जहाँ पर फैक्ट्री बनेगी। दूसरी लेबर, लेबर मतलब मजदूर भी लगेंगे काम करने के लिए। तीसरा कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा भी तो लगेगा ना काम करने के लिए। और चौथा एंटरप्राइज। क्या होता है, एंटरप्राइज मतलब कोई पैसे लगाने वाला भी तो चाहिए, तभी तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, है ना। अब देखना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब कौन के पास रहता है, हाउस होल्ड के पास रहता है, बोल सकते हैं। सो अगर हाउस होल्ड, देखना हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, दीज आर फैक्टर सर्विसेज। तो ये क्या देता है फर्म को, फैक्टर। तो ये क्या देता है, बोलो जल्दी से, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। अगर ये हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा तो फर्म बदले में क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी, बोल सकता हूं मैं। और फैक्टर पेमेंट कैसे करेगी, अगर लैंड दिया है तो बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर दिया है तो बदले में क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। कैपिटल दिया है तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। और एंटरप्राइज है तो बोलो, सॉरी, कैपिटल पे क्या मिलेगा, कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल है तो बोले पूंजी लगाइए तो क्या मिलेगा। और अगर एंटरप्राइज है, उसने पैसा लगाया तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सो बोल सकते हैं, सो हाउस होल्ड ने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और बदले में इसने क्या दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। सो यही तो पूरी साइकिल चलती रहती है आपस में, बोल सकते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड है, बहुत सारी फर्म्स है, और आपस में इंटरेक्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और क्या चल रही है, वी कॉल इट सर्कुलर फ्लो। क्या चल रहा है, दिस इज सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यही चल रहा है इकोनॉमिक्स में, है ना। अब यहां पर तो मैंने केवल 2 ही सेक्टर लिए, मैंने 2 सेक्टर देखे, एक सेक्टर हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर फर्म। लेकिन इकोनॉमी में सिर्फ ये 2 सेक्टर नहीं रहते हैं, एक तीसरा सेक्टर भी रहता है जिसका काम रहता है हड़प जाने का, दैट इज गवर्नमेंट। वो क्या करती है, टैक्स लगाती है, सब्सिडी देती है, बोल सकते हैं। कंजम्पशन भी करती है और एक्सपेंडिचर भी करती है, सारे काम करती है गवर्नमेंट। सो तीसरा सेक्टर भी आ जाता है इकोनॉमी में, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अगर मान लो ये सेक्टर तो चल रहे थे, मैंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट सेक्टर को भी ऐड कर दिया। अभी भी हम कहीं विदेश से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या, कहीं पर भी। सो दिस इज अ क्लोज सिस्टम। अभी हमारी इकोनॉमी कैसी है, अंदर ही अंदर चल रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या कि क्लोज्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है आज के समय में, नहीं। एक और सेक्टर रहता है, वो क्या रहता है, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट।
तो वो लोग के साथ कौन डील करता है? फर्म डील करती है, बोल सकते हैं। सो वी हैव 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट आर इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो शुरू किया है अपन ने, चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपन हैवी डोज तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है दोनों को? क्या आ रहा है ना? वेरी गुड। दीपक को? हाँ, देखो अगर मैं पूछूं कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व है इकोनॉमी में, तो पहला सेक्टर क्या है बोले? हाउस होल्ड। अच्छा, इसका काम बताओगे, इसका काम क्या है? इसका काम है कंजम्पशन करना, प्लस ये क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। जमीन देगा, कैपिटल देगा, लेबर देगा, या फिर पैसा लगाएगा, एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। सो ये क्या करता है? प्लस ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज। इजी है। दूसरा सेक्टर है कौन सा? प्रोडक्शन सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फर्म या फिर फैक्ट्री। इसका तो काम क्या है बोले? नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन करना। अगर प्रोडक्शन सेक्टर है, ये फैक्टर सर्विसेज देता है, तो ये क्या देगा? फैक्टर पेमेंट करेगा, क्योंकि सर्विसेज ले रहा है तो बदले में क्या देगा? अगर जमीन मिली है तो रेंट देगा, कैपिटल मिला है तो इंटरेस्ट देगा, लेबर ले रहा है तो वेजेस देगा। सो अगर ये फैक्टर सर्विसेज देता है तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट्स। क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट्स। तीसरा कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर किसका काम करता है? इंटरैक्शन का। क्या काम करता है ये? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन विद हुम? हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या करती है बोले? टैक्स लगाती है, सब्सिडी देती है ना, एक्सपेंडिचर भी करती है गवर्नमेंट। सड़कें वड़के बना दी बोले, ऑफिस में ऑफिस रन कर रहे हैं, खर्चा भी कर रही है, रद्दी वद्दी बोले सब स्टेशनरी लाओ, ऑफिस चलाएंगे। सो दैट इज एक्सपेंडिचर। प्लस कंजम्पशन भी करती है गवर्नमेंट, करती है ना? सो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और लास्ट क्या है? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से हम लोग क्या करते हैं? आइदर भी इंपोर्ट करते हैं चीजों को, या तो हम चीजों को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर से बुलवाना। ऑयल को इंपोर्ट किया, गोल्ड को इंपोर्ट किया। अरे बेटा, गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं। इसकी ये मतलब नहीं है कि महिलाएं बिल्कुल कान में टांगे घूम रही तो हम सब बाहर भेज रहे हैं, बाहर से बुलवा के टांग रहे हैं। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? जेम्स वगैरह है ना, ज्वेलरी वगैरह, इसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा क्या काम था? आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। अगर देखना किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ ये 3 सेक्टर हैं, सो इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। आपस में ही चल रही है, अपने घर की फैक्ट्रियां हैं, अपने घर के हाउस होल्ड्स और अपने घर की गवर्नमेंट है। बाहर से इंटरेक्ट किया क्या? नहीं। सो दिस इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज एरा। बोल सकते हैं हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है। वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। सो हमारी इकोनॉमी कैसी है? ओपन। अगर कोई बोलता है इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, कोई एग्जाम्पल है? नो। इवन नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी। चाइना क्या, कैसी बातें करते हो? आधी से ज्यादा चीजें चाइना की यूज करते हो, तो वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो कैसे हुआ? नॉर्थ कोरिया कैन बी अ क्लोज्ड एग्जाम्पल बट नॉट करेक्ट एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि वो भी क्लोज्ड है। क्या? वो चाइना के साथ तो करता ही होगा ट्रेड, बोल सकते हैं कुछ तो कर रहा होगा। सो वो भी क्या करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी सर्कुलर फ्लो का अपन एक डायग्राम बनाएंगे बड़ा सा बेहतरीन, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब अपन देखते हैं कि ये जो तमाशे कर रहे हैं जब से ये लोग, फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये क्या कर रहे हैं? सर्कुलर फ्लो तो चला रहे हैं। बोल सकते हैं सर्कुलर फ्लो मतलब इनकम हाउस होल्ड से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से वापस हाउस होल्ड, फिर प्रोडक्शन, फिर हाउस होल्ड, फिर हाउस होल्ड, फिर प्रोडक्शन। ये क्या चल रहा है? वही पैसा घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। बोल सकते हैं मेरे पास 100 रुपये था, मैंने तुमको दे दिया, तुमने किराना वाले को दे दिया, किराना वाला किताब खरीद ला, किताब वाले का बच्चा वापस मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आ गया। तो ये क्या हुआ? वही 100 रुपये का नोट क्या कर रहा है? घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो इनकम क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है, सर्कुलर फ्लो में चले जा रही है। सो इनकम के 3 फेजेस दिए हुए हैं। सर्कुलर फ्लो के कितने फेज हैं? 3 फेज। पहला फेज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज मतलब जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? ध्यान से देखना। प्रोडक्शन फेज में फर्म या फिर फैक्ट्री क्या काम करती है? प्रोडक्शन का काम करती है बेटा, अभी बताया, लिखा ही है उसमें प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन किसका करती है? बोलो। गुड्स एंड सर्विसेज का।
अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है तो इसमें वर्क कौन करते होंगे? हाउस होल्ड्स। और अगर हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करवाते हैं तो बदले में उनको क्या देना पड़ती होगी? इनकम। बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट या फिर इनकम। तो इस वाले फेज में किसका जनरेशन हो रहा है? इनकम। सो प्रोडक्शन फेज में क्या जनरेट होती है? सो इनकम इज बीइंग जनरेटेड। हो गई इनकम जनरेट। सो पहला फेज क्या था? प्रोडक्शन। चीज वस्तुएं बनी तो क्या जनरेट हो गई? इनकम जनरेट हो गई। दूसरा फेज क्या है? बोले इनकम फेज। अब जनता को क्या मिल गई? इनकम। अब जनता को जैसे ही इनकम मिलेगी तो वो इनकम को क्या करेगी? खर्च करेगी। डिस्ट्रीब्यूट का दान धर्म नहीं चल रहा है, तो लिखा हुआ है बस यहाँ पे। तुमको पैसा मिला, इनकम मिला, अब तुम क्या करोगे? अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को पूरी करोगे। सबसे पहले दारू वारू लाओगे, ये वो सिगरेट विगरेट गुटखा उटका, ये सब तुम क्या करोगे? इकट्ठा कर लोगे। सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर इनकम टू अदर सेक्टर्स। बोल सकते हैं। सो वंस इनकम इज जनरेटेड, अब उस इनकम को आप क्या करते हो? एक्सपेंडिचर के रूप में क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हो। बोल सकते हैं। अब जब आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है ना, एक्सपेंडिचर फेज हो गया आपका। सो नाउ यू आर इन द एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में आपने क्या किया? इनकम को डिस्पोज कर दिया। आपने एक्सपेंडिचर किया सो वो पैसा वापस किसके पास आ गया? प्रोडक्शन फेज के पास आ गया। और प्रोडक्शन फेज में वापस क्या हो? जनरेट होगी इनकम। फिर इनकम क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट। फिर इनकम क्या होगी? डिस्पोज। फिर इनकम क्या होगी? जनरेट। सो ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने साइकिल बनाई है ये सब एरो बने हुए हैं, दिख रहे हैं? सो ये क्या कर रहे हैं? वन बाय वन चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और जब ये अनएंडिंग साइकिल चलेगी सो वी कॉल इट सर्कुलर फ्लो। क्या बोलेंगे हम इसको? सर्कुलर फ्लो। इजी है। ये वाले टॉपिक्स बोरिंग है कि नहीं है? हाँ, लेकिन चैप्टर 2 से बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन बोरिंग टॉपिक को नहीं समझा तो बेसिक्स कैसे रह जाएंगे? वीक। और बेसिक्स के बिना फिर इकोनॉमिक्स में मजा नहीं आएगी। सो 3 फेजेस समझ लिए। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और एक्सपेंडिचर फेज में डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इजी था। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? डिफरेंट फ्लो इन इकोनॉमिक सिस्टम। डिफरेंट फ्लो मतलब अब वो जो अभी मैं समझा रहा था, हाउस होल्ड होते हैं, फर्म होते हैं, उनको अब अपन देख लें एक बार। देखना, इकोनॉमी में 2 सेक्टर तो बहुत ही जरूरी हैं। कौन कौन से? प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। सो प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फर्म। और दूसरी जगह हमारे पास यहां पर कौन होता है? यहां पर हमारे पास कौन सा सेक्टर होता है? हाउस होल्ड सेक्टर होता है। ये 2 सेक्टर हो गए। फर्म का काम क्या है? प्रोडक्शन। हाउस होल्ड कंजम्पशन। अगर देखना, फर्म ने किसका प्रोडक्शन करती है? बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इसने इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी सो बदले में ये क्या प्रोवाइड करेगा? बोलो, एक्सपेंडिचर, खर्चा करेगा ना। का तभी तो ये उसको गुड्स एंड सर्विसेज देगा। यहाँ कोई दान धर्म नहीं चल रहा है। इसने गुड्स एंड सर्विसेज दिए बना के फैक्ट्री ने, इसने क्या दिया बदले में? बोला ये ले पैसे मार दिए मुंह पे, बात खत्म। अब आगे देखना, फैक्ट्री काम करेगी तो उसको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज की जरूरत पड़ेगी। सो फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं इनको। लैंड बोले क्या? एक सर्विसेज ही तो है अगर हमने किसी को दे दी किराए पे। सो ये लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? बोलो, सो दे विल प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज बोले कौन सी है? कोई बता सकता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज बोल सकते हैं। अगर इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है तो बदले में इनको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर पेमेंट। सो बदले में ये लोग क्या करेंगे? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट कैसे करेंगे? लैंड है तो, लेबर है तो, कैपिटल है तो, और एंटरप्राइज है तो प्रॉफिट या फिर लॉस। यूजुअली प्रॉफिट मान के चलते हैं। अब देखना, ये जो 2 सेक्टर हैं ये हमेशा थर्ड सेक्टर से इंटरेक्ट करेंगे। वी कॉल इट फाइनेंशियल सेक्टर। किससे इंटरेक्ट करेंगे लोग? फाइनेंशियल सेक्टर। अब ये कोई सेक्टर अलग से नहीं है। देखो, फर्म के पास अगर ज्यादा पैसा आया तो वो खाता खुलवाएगा कहां पर? बैंक में। सो यहां पर क्या करेगा? सेविंग्स। क्या करेगा वो? यहां पे सेविंग्स करेगा। और सेविंग्स कई बार वो क्या कर सकता है? यहां से बोरो भी कर सकता है। बोल सकते हैं। सो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? या तो सेविंग करेंगे या तो बोरोइंग्स करेंगे। अभी 2 ही सेक्टर हुए हैं, फर्म और हाउस होल्ड। ये कोई सेक्टर नहीं है अपने आप में। देखना,
हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा आया तो हाउस होल्ड अपना पैसे को कहाँ डालेगा, यहाँ पर डाल देगा। तो क्या कर दिया इसने, हाउस होल्ड एकदम गरीब है तो अब क्या करेगा, बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स कर करके भी खर्चा करेगा और इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज फाइनेंशियल सेक्टर या फिर बैंक बोल सकते हैं। तीसरा सेक्टर जो होता ही होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कहाँ लिख दूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर वो डिस्टर्ब करेगा अपने को, अब ये हिल भी नहीं सकता है। तीसरा सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर देखना सबके साथ इंटरेक्ट करेगा, फर्म के साथ इंटरेक्ट करेगा, फर्म से ये क्या लेगा, टैक्सेस, और फर्म को ये क्या देगा, सब्सिडीज देगा। अच्छा, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, या तो ये इससे क्या करेगा, बोरो करेगा, या तो ये उसको क्या करेगा, सेविंग्स करेगा बोल सकते हैं। अब गवर्नमेंट हाउस होल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी बोलो, या तो हाउस होल्ड से क्या लेगी ये, टैक्सेस, या तो इसको क्या देगी, सब्सिडी, या फिर वी कॉल इट ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांसफर पेमेंट, मतलब बिना काम के ही भीख दे दी कि जा मौज कर खरीद लेना, चना वना जो भी खाना है, चावल दाल, समझ गए। सो दिस इज ट्रांसफर पेमेंट विदाउट एनी वर्क, हमने उनको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। सो अब देखो इकोनॉमी में ये कितने सेक्टर इकोनॉमी बन गई, ये पहला सेक्टर, दिस इज दूसरा सेक्टर एंड दिस इज तीसरा सेक्टर। दिस इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि अभी इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरेक्शन हुआ क्या, नहीं। सो अब एक और सेक्टर जुड़ जाएगा, वी कॉल इट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया यहां पर जुड़ जाएगी। अच्छा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कौन कौन इंटरेक्ट करेगा आप बताओ, फर्म करेगी। हाँ देखो फर्म क्या कर सकती है, अब यहां से बना रहा हूं ठीक है, या तो फर्म क्या करेगी, उसको क्या भेजेगी, तो हम बोलेंगे फर्म ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ बुलवाएगी तो हम क्या बोलेंगे, क्या किया, बोले इंपोर्ट किया, यही कर सकते हैं। अच्छा, हाउस होल्ड भी करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट, नहीं, हाउस होल्ड नहीं करेंगे, फर्म बुलवाएगी और भेजेगी, और हम लोग किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फर्म के। हम डायरेक्ट बोले मोबाइल चाहिए, डायरेक्ट कोरिया वाले से थोड़ी बुलवाते हो, वो सैमसंग बुलवाएगी और फिर तुम लोग सैमसंग से इंटरेक्ट करोगे ना। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट इंटरेक्ट करेगी क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, हाँ, गवर्नमेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है और गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी तो उनको भी लगाती रहेगी बोल सकते हैं हम। तो अब जगह नहीं बची है एरो की, लेकिन तुम समझ जाना कि वो एरो, हाँ वो तुम अपनी कॉपी में कर लेना, समझ गए, एरो की जगह नहीं बची। सो अब ये इकोनॉमी कितने सेक्टर हो गई, 1 2 3, और ये वाला हो गया 4, एंड दिस इज एन ओपन इकोनॉमी दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, हाँ वही मतलब है, समझ गए तुम लोग, रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, 4 सेक्टर इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, बड़ा आसान था है ना। और कोई किसी को डाउट बोलो। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। अच्छा, एक लास्ट चीज मुझे बता सकते हो, कुछ चीजें अगर मैं पूछूं तो अब तुम आंसर कर पाओगे, 2 मिनट का काम है। टाइप्स ऑफ गुड्स कितने होते हैं, 4, कौन कौन से, धीरे, ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कौन क्या बता रहा है, निवेदिता बता देगी। इनिशिएटिव गुड्स से इंटरमीडिएट, हाँ, और लास्ट कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के थे, 4, बता दो कितने, बिल्कुल। सेमी ड्यूरेबल मतलब क्या थे ये, सर जो 4 टाइप में नहीं चलते पर जिनका एक लाइफ स्पान है बट लेस देन ड्यूरेबल्स, बोले 4-6 महीने चलते हैं, कपड़े जूते हो गए अपने, है ना। सब्जी किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेबल्स, नॉन ड्यूरेबल मतलब कंज्यूमेबल, सीधे सिंगल यूज में फिनिश। दूध किसका एग्जाम्पल है, अच्छा दूध इंटरमीडिएट में भी आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, क्योंकि दूध कई बार अगर चाय की दुकान पे है, अब तुमको तो बोले चाय ही पीना है, दूध से मतलब नहीं है, तो बोले दूध इज ऑफ नो यूज अनटिल एंड अनलेस इट इज कन्वर्टेड इनटू चाय, समझ गए। फिर हमने क्या देखे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कितने सेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर इनकम बता सकते हो। इनकम फेज में क्या होता है, पहले प्रोडक्शन फेज दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर फेज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, है ना, ये हो गया। और क्या बचा है पूछने के लिए, फैक्टर सर्विसेज कितने टाइप की हो सकती हैं,
व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कौन करता है? हाउस होल्ड या फर्म? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड देती है किसको? फर्म को। सो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड अपने किसको दे देते हैं? फर्म्स को दे देते हैं, है ना। सो बदले में वो लोग क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, ध्यान रहेगा। सो फैक्टर पेमेंट कौन करता है? फर्म्स करती हैं। इजी है। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज कितने टाइप की हो सकती हैं बोलो? हाँ, पहले लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और एंटरप्राइज, है ना। लैंड दिया है तो बदले में क्या? रेंट। फिर लेबर है तो बोले उसकी पगार दे दो, वेजेस दे दो। कैपिटल है तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट या फिर लॉस। बट यूजुअली क्या मान के चलते हैं हम लोग? प्रॉफिट ही होगा उसको, ठीक है, क्योंकि लॉस के लिए तो कोई पैसा लगाता नहीं है। और क्या पूछना बाकी है ये बताओ। सेक्टर कितने रहते हैं इकोनॉमी में? 4 सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर कोई सेक्टर नहीं है, बस वहाँ वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप या तो पैसा जमा कर दोगे या तो पैसा बोरो कर दोगे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन, हाँ। ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हुआ? जनरल थ्योरी ऑफ प्राइसिंग किसने दी थी? जॉन मेनार्ड कीनीस। उसी ने किसका ओरिजिन किया? मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन 1936, ध्यान रखोगे। एंड ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या बताती थी? एवरीबडी शुड फोकस ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, देन ओनली नेशन विल ग्रो, है ना, या फिर इकोनॉमी विल ग्रो। एडम स्मिथ किसकी बात करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड। ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूएसए में 2008 में भी रिसेशन आया था, जब बराक ओबामा वॉज द प्रेसिडेंट। कब आया था? 2008 में। 2008 में वो लोग कौन सा मॉडल अडॉप्ट करके बैठे थे? माइक्रो या मैक्रो? सोच के बताओ, बेवकूफ़ हो। अभी बताया 1936 से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है तो 2008 में वो माइक्रो पे क्यों जाएंगे? मैक्रो। सो 2008 में एक नया वर्ड सामने आया था, दैट इज हेलीकॉप्टर मनी। क्या आया था? हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर का मतलब होता है जब यूएसए में रिसेशन आया, रिसेशन बोले तो मंदी, डिफ्लेशन बोल सकते हैं। देखना, डिफ्लेशन जब कंटिन्यूअस 6 महीने रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिसेशन। अच्छा, रिसेशन में क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है, बोल सकते हैं। डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड बिकम्स लो। डिमांड लो होती है तो फिर प्रोडक्शन भी कैसा हो जाता है? लो। प्रोडक्शन लो हो जाता है तो अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ये तो होता है। 2008 में दोबारा आया क्या? रिसेशन। कब आया? हाँ, 2008 में यूएसए में फिर क्या आ गया? रिसेशन आ गया। उसी समय हमारे विजय माल्या वगैरह और भारत सरकार ने सबकी ऐसी तैसी कर दी थी। वो भी पढ़ेंगे अपन आने वाली क्लास में कि क्या विजय माल्या सच में भगोड़ा है या वो भाग गया पैसा लेके। जब 2008 में, 2008 के पहले बूम पीरियड चल रहा था। बूम मतलब इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन, महंगाई, खूब प्रोडक्शन हो रहा था, खूब एम्प्लॉयमेंट था। बैंकों का काम क्या होता है? पैसा लोन पे देना, तभी तो वो पैसा कमाते हैं ना। मैंने पैसा जमा किया, मेरे को बोला 5% देंगे, आपने बोरो किया तो बोला 7%, 2% बीच में क्या है? प्रॉफिट। उस समय विजय माल्या जैसे लोगों को बैंक आरती उतार के ढूंढते थे कि कहाँ हो दादा, पैसा ले लो। क्यों? क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? बूम का पीरियड। विजय माल्या क्या खरीद के लाया? हवाई जहाज। बोले किंगफिशर चलाऊंगा मैं, दारू की दुकानें भी चलाऊंगा, साथ में हवाई जहाज भी चलाऊंगा। हवाई जहाज लाया होगा तो कहाँ से लाया होगा? यूरोप और यूएसए से। मतलब उसका डेट ऑब्लिगेशन, जो उसने कर्जा उठाया होगा, जो हवाई जहाज खरीदे होंगे, उनका जो रीपेमेंट करना होगा, किस्तें भरना होंगी, वो किस में जाएंगी? डॉलर्स में। 2008 में क्या आ गया? रिसेशन। 2008 के पहले $1 बराबर कितने रुपए होते थे? 40। 2 साल बाद $1 बराबर हो गए 60 रुपये। अब वो बेचारा पैसा वापस कैसे करे? क्योंकि वापसी तो किस में करना है? डॉलर में। और इनकम इकाई में करेगा? रुपये में। लेकिन रिसेशन के बाद क्या होता है? मंदी, डिमांड क्या हो जाती है? कम। मतलब लोगों के पास पैसा भी कम है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो क्या अब लोग हवाई जहाज में बैठेंगे? नहीं। तो एक तो बेचारे के ग्राहक चले गए, समझ रहे हो, प्लस 40 रुपये की जगह अब 60 रुपये देना पड़ रहा है उसको। बोल सकते हैं बोले हवाई जहाज की सर्विसिंग भी डॉलर में ही होगी क्योंकि वो तो अमेरिका में ही सुधरते हैं, यहाँ तो सुधरते नहीं है। प्लस हमारी गवर्नमेंट निकम्मी। हमारी गवर्नमेंट का एक ही काम होता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो
टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कर देती कि सिविल एविएशन फ्यूल पे क्या लगा दिया उन्होंने, बहुत सारा सरचार्ज। मतलब सिविल एविएशन में जो टरबाइन फ्यूल लगता है उसको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। सो उसकी ऑपरेटिंग इनकम भी क्या हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई, और इनकम क्या हो गई, कम हो गई। सो क्या वो अपना डेट चुका सकता था कहीं से भी? नहीं। क्या करना पड़ा, एयरलाइंस को शट डाउन करना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। समझ गए? सो ये उसकी गलती थी क्या, बोल सकते हैं नहीं थी। सब लोग बोलते हैं एसबीआई मूर्ख था जो उसको इतना पैसा दे दिया। अगर एसबीआई ने पैसा नहीं दिया होता तो दूसरे बैंक भी उस समय उसको पैसा देने के लिए मर रहे थे। बोल सकते हैं एसबीआई खुद, क्या बोल सकते हैं, खुद किस्मत था जो विजय माल्या जैसा ग्राहक उस समय उसको मिल गया। उसको नहीं पता था बाद में भाग जाएगा। अब देखना, अपन तो बात कर रहे थे 2008 के अमेरिका के डिफ्लेशन की। 2008 में दोबारा क्या आया अमेरिका में, डिफ्लेशन। व्हेन द डिमांड वाज लो, प्रोडक्शन डिक्रीजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट वेज इंक्रीजेस। इस बार गवर्नमेंट ने स्टेप लिया बिकॉज अब क्या चल रहा है, टाइम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग ऑफ जॉन मेनार्ड कीनीस। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है, कोई बता सकता है? गवर्नमेंट यूज्ड अ वर्ड नेम्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग, या फिर बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब समझते हो कि बस नोट छापो और हेलीकॉप्टर से बिखेर दो। अगर लोगों को नोट मिल जाएंगे तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। क्वांटिटेटिव ईजिंग में गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। बोले लोगों तक क्या पहुंचाना है, पैसा। क्या पहुंचाना है, पैसा। बोले पैसा कैसे पहुंचाएं, लोगों को क्या देना है, कुछ समय के लिए पैसा देना है। बोले पैसा लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है, बैंकों को क्या दे दो, पैसा। क्या दे दो बैंकों को, पैसा। सो देखना, अब यहाँ पर बैंक्स मतलब अपने एसबीआई वगैरह। कौन से बैंक, एसबीआई वगैरह। वहाँ पे अमेरिका में भी चलता होगा एसबीआई, चलता होगा वह स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका। तो बोले बैंकों के पास अगर पैसा आएगा, अगर बैंकों के पास क्या है, पैसा है, तो वो पैसा कभी भी अपने पास रखेंगे क्या, पास रखेंगे तो उनको तो सामने वाले को ब्याज देना पड़ेगा। तो पैसा तुरंत किसको दे देते हैं, बोलो, पब्लिक को। सो अगर बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक पैसा किसको पहुंचा देगा, पब्लिक को। सो अमेरिका की सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं फेड रिजर्व, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे वो रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका नहीं बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, फेड रिजर्व। सो वहाँ की जो फेड रिजर्व थी उसने क्या किया, उसने ये जो बैंकों के पास बॉन्ड थे उनको क्या कर लिया, इनके जो बॉन्ड थे वो क्या कर लिए, बाय। बैंकों के पास बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज होती, तो इसने क्या किया, उन बॉन्ड्स को बाय किया। अगर बॉन्ड्स बाय करेगा तो बदले में क्या देगा उनको, मनी। बोले बहुत सारे डॉलर, और जैसे इनके पास डॉलर आएंगे तो डॉलर ये किसको दे देंगे, लोन के फॉर्म में, जनता को। और लोन कैसे दे देंगे, काफी चीप लोन दे देंगे, सस्ते में। बोले अब 10% नहीं, 5% में ही पैसा लेके जाओ। जनता भी लेगी पैसा, क्यों लेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेचारों के पास पैसा नहीं है, धंधे पानी चलाना है। और अगर जनता के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, तो फिर जनता क्या करेगी, खूब धड़ल्ले से डिमांड करेगी, खरीदारी करेगी, और डिमांड करेगी तो फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये प्रॉब्लम से लड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम में एक बड़ी समस्या आ जाएगी कि ये जो यूएस की गवर्नमेंट ने किया, उसने अराउंड $100 बिलियन, कितना पैसा पंप किया, $100 बिलियन पर मंथ, जो भारत सरकार की तो जिंदगी में सोचने की भी औकात नहीं है। उन्होंने पर मंथ इतना पैसा पंप करना शुरू किया इकोनॉमी में। अब इतना पैसा पंप करेंगे तो जब बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो फिर उस पैसे का क्या होगा। सो बोले धीरे धीरे, जैसे इनको बॉन्ड इनसे खरीदे थे ना, फिर बाद में इनको बॉन्ड क्या कर देंगे, धीरे धीरे करके बेच देंगे, और वो जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे। समझ में? सो ये क्या हुआ, दे यूज क्वांटिटेटिव ईजिंग, या फिर उन्होंने पैसे को कैसा डाला, हेलीकॉप्टर मनी। बोले पैसे को बस नोट छापो और मार्केट में चलने दो। अच्छा, यूएस रिजर्व ने इतना पैसा कहां से डाला होगा, 100 बिलियन, प्रिंटिंग करी होगी, छपाई नोटों की, और क्या किया होगा, मार्केट में फेंका होगा, और बाद में वो पैसा महंगाई ना बढ़ा दे तो उसको धीरे धीरे क्या कर लिया, सक भी कर लिया, बोल सकते हैं हम। तो ये क्या किया उन्होंने, हेलीकॉप्टर मनी, मतलब मनी की प्रिंटिंग करी, उसको मार्केट में उतारा, और समय के बाद उस पैसे को वापस खींच लिया, और सारी सिचुएशन क्या कर दी, नॉर्मल। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। शाबाश, सब समझ गए तुम लोग। बंद करें आज की क्लास, ठीक है? किसी को कोई डाउट? ओके।
हाँ छाप सकती है, जितना पैसा छापना है उतना पैसा छाप दो, उसमें क्या दिक्कत है। पर मान लो पैसा छाप दिया, अब तुम्हारा सवाल ये आएगा कि आरबीआई पैसा क्यों नहीं छापता, सब गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे देता, ये भीख क्यों मांग रहे हैं। आरबीआई से बोल दे नोट छाप के दे दो, दे देगा। लेकिन मान लो आरबीआई ने क्या करा, नोट छाप दिया। पर देखना डिमांड भी होती है, सप्लाई भी होती है। डिमांड किस पे डिपेंड करती है, अरे बेटा पैसे पे, मनी पे बोल सकते हैं, है ना। पैसे पे डिमांड सब्जेक्ट हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। डिमांड किसकी करते हो आप, यू डिमांड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, इसकी तो आप डिमांड करते हो ना, आपने इसकी डिमांड करी, है ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या होती है चीजों की, सप्लाई। भाई आपने तो डिमांड करी, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे थे, दे वर लिमिटेड इन सप्लाई। बोल सकता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या खरीदना थे, पोटैटो। क्या खरीदना थे, पोटैटो। पोटैटो की सप्लाई कितनी थी मार्केट में, बोले भाई पोटैटो तो लिमिटेड हो सकते हैं भारत में, बोले कितने पोटैटो थे, 100 केजीज। कितने पोटैटो थे, 100 केजीज। और अभी आप क्या कर रहे थे, 100 केजीज पोटैटो की डिमांड भी थी, 100 किलो पोटैटो उग रहे हैं और 100 किलो पोटैटो बिक रहे हैं, सो डिमांड भी कितनी थी, 100 केजी। अब इसमें एक प्राइस बन जाएगा, बोले 1 किलो पोटैटो कितने का, तो बोले 1 किलो पोटैटो कितने का, 10 रुपए किलो, यही बोल सकते हैं हम, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा था। लेकिन अब आरबीआई ने नोट छाप के आपको और ज्यादा दे दिया। पहले आपके पास कितने पैसे थे, यहां पर लिख देता हूं मैं मनी की जगह, आपके पास बोले कितने रुपए थे, 100 ही रुपए थे। तो 100 रुपए में से 10 रुपए के तो आप क्या खरीदते थे, पोटैटो, आलू खरीदते थे, है ना। अब आरबीआई ने नोट छाप के आपको और दे दिए, तो अब आपके पास 100 रुपए नहीं है, अब आपके पास कितने, दिस टाइम यू हैव 1000 रुपीज। बोल सकते हैं अब आपके पास क्या हो गया, पैसा बढ़ गया। पैसा बढ़ गया तो अब आप क्या बोलोगे, अब और आलू लाओ। अब बोले मैं सिर्फ सब्जी नहीं खाऊंगा, अब पूरे समय आलू आलू बॉयल भी करूंगा, साबुदाने खिचड़ी चिप्स विप्स सब खाऊंगा, यही करोगे। सो अब आप क्या करोगे, ज्यादा डिमांड करोगे, बिकॉज यू हैव मोर मनी। अब आप ज्यादा डिमांड करोगे, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी क्या, सप्लाई रिमेन सेम। तो क्या होगा, अब 100 किलो आलू खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अब दुकानदार क्या बोलेगा कि अब 10 रुपए में नहीं मिलेगा भाई, वो आलू कितने में मिलेगा, अब 25 रुपए किलो मिलेगा। सो इससे हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट गई। बोल सकते हैं पैसा तो आपके पास ज्यादा हो गया, लेकिन जो चीज पहले आप 10 रुपए से खरीद पा रहे थे, अब वही चीज के खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, 25 रुपए। सो परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। सो ये अपन सारी चीजों को डील करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। बड़ा अच्छे से डील करेंगे, डू नॉट वरी। समझ में आ गया, और किसी को कोई डाउट। ग्रॉस मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटाया मैंने, जो चीजें खराब हो गई उनको नहीं हटाया अभी। नेट मतलब प्रेजेंट में नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मैं 10 बेंचें और ले आया, 40 बेंचें ऑलरेडी थी, टोटल कितनी बेंच हो गई, 50। मैंने बोला मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने का करा, 10 नई बेंचों का कर दिया, लेकिन समय के साथ 2-4 बेंचें खराब भी हो गई थी, तो मैंने उनको हटाया क्या। तो देखा जाए तो 4 बेंचें खराब हो गई, पहले मेरे पास कितनी बेंचें थी, 40, इसमें से कितनी खराब हो गई, 4। मैंने नई बेंचें कितनी लगा दी, तो ग्रॉस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास कितनी बेंचें हैं, 50। लेकिन अगर नेट के हिसाब से देखा जाए तो +10 भी करूंगा तो मैं कितना आएगा, 46। सो मैंने नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया, केवल 6 नई बेंचों का किया, ना कि 10। बोल सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें मेरी नॉर्मल वियर एंड टीयर में खराब हो चुकी, दैट इज डेप्रिसिएशन। और कोई डाउट, बंद करें अब, ओके।